प्रश्न नंबर 1, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय, रघुपति लाल, रघुपति गुप्ता या फिर रघुपति राम? तो उनका जो असली नाम है, मूल नाम का मतलब होता है असली नाम, तो उनका असली नाम जो है वो है रघुपति सहाय। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ? 28 अगस्त 1896 में, 28 अगस्त 1897 में या फिर 28 अगस्त 1898 में, 28 अगस्त 1899 में? तो फिराक गोरखपुरी का जो जन्म है वो है 1896 में उस समय हुआ है। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए नियुक्त किए गए? तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर, मुख्य सचिव? तो वो डिप्टी कलेक्टर के लिए नियुक्त किए गए। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए? 1916, 1917, 1915, 1921? तो 1917 में वो डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी ने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र क्यों दे दिया? बीमार होने के कारण, पारिवारिक समस्या होने के कारण, स्वराज आंदोलन के लिए या फिर शिक्षक बनने के लिए? तो स्वराज आंदोलन की वजह से उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी ने किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दिया? 1918 में, 1917 में, 1919 में या फिर 1920 में? तो 1918 में ही उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। आप देखेंगे अभी हमने प्रश्न पढ़ा था किस पद के लिए कौन से वर्ष में चुने गए, 1917 में, और 1 साल के अंतराल में उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी को जेल क्यों जाना पड़ा? चोरी करने के कारण, लड़ाई करने के कारण, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण या फिर सरकार की आज्ञा न मानने के कारण? तो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने की वजह से उनको जेल जाना पड़ा। फिराक गोरखपुरी को कितने साल की जेल हुई? तो फिराक गोरखपुरी को 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 1.5 वर्ष की या फिर 3 वर्ष की? तो उन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। फिराक गोरखपुरी को जेल कब जाना पड़ा? सन 1920 में, 21 में, 22 में या 23 में? तो सन 1920 में उनको जेल जाना पड़ा। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी किस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए? यानी कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें वो अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे? मुंबई विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ? सन 1983 में, 1982 में, 1981 में या फिर 1984 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सन 1983 में। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गुले नगमा के लिए, बज़्म ज़िंदगी के लिए, रंग शायरी के लिए या फिर उर्दू गज़लगोई के लिए? तो फिराक गोरखपुरी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो भी किसके लिए मिला था? गुले नगमा के लिए। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सोवियत नेहरू अवार्ड के अतिरिक्त फिराक गोरखपुरी को और कौन सा पुरस्कार मिला है? शिखर सम्मान, कबीर पुरस्कार, प्रेमचंद्र पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो उनको इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 3 अवार्ड उनके पास है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 के साथ। बज़्म ज़िंदगी के रचयिता का नाम क्या है? उमाशंकर जोशी, विष्णु खरे, फिराक गोरखपुरी या फिर धर्मवीर भारती? तो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी की रचना की ही बात की जा रही है, यही इनके रचयिता है। अगला प्रश्न है। रंगे शायरी के रचयिता का क्या नाम है? फिराक गोरखपुरी, रज़िया सज्जाद, ज़हीर, उमाशंकर जोशी, विष्णु खरे? तो इसके रचयिता जो है वो हैं फिराक गोरखपुरी जी। प्रश्न नंबर 16 लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, गुजराती भाषा में या फिर बांग्ला भाषा में? तो उन्होंने उर्दू भाषा में ही काव्य रचना की है। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी या फिर सोवियत नेहरू अवार्ड? इन तीनों ही अवार्ड के विषय में हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया है, 2 से 3 क्वेश्चन इनके बारे में पढ़ लिए हैं और ये तीनों ही अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। भारत रत्न उन्हें नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर का यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 लेते हैं। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ? उधमपुर में, गोरखपुर में, अहमदाबाद में या फिर इलाहाबाद में? तो उनका जन्म जो है वो गोरखपुर में हुआ। अगला प्रश्न है। गजल कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी? तो जैसा कि गज़ल हम जो है इस पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसके रचयिता जो है फिराक गोरखपुरी के विषय में हम पढ़ रहे हैं, इनके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। गज़ल और रुबाइयाँ। प्रश्न नंबर 20 लेते हैं। गज़ल कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? रुबाई छंद, गज़ल छंद, दोहा छंद या फिर सोरठा? तो यहाँ पर हमारे गज़ल छंद का प्रयोग हुआ है।
प्रश्न नंबर 21 लेते हैं। गज़ल किस साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्य में, गुजराती साहित्य में, उर्दू साहित्य में या फिर उपरोक्त सभी? तो ये उर्दू साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और प्रसिद्ध भी है। प्रश्न नंबर 22 लेते हैं। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गुंचे का क्या अर्थ है? फूलों की कलियां, बसंत की ऋतु, बाग, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ये फूलों की कलियां से संबंधित है। और आप ये सारे ही की सारे गज़ल और रुबाइयाँ जो है चैनल पर जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दे रखी है वहाँ पर आप जाकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक शब्द का अर्थ जो है समझाया गया है। प्रश्न नंबर 23 लेते हैं। गिरहें का अर्थ क्या होता है? नर्म, गांठें, गुफा या फिर बाग? तो गिरहों का अर्थ होता है गांठ। प्रश्न नंबर 24 लेते हैं। गजल में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? वर्षा, शरद, ग्रीष्म या फिर बसंत? तो उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं। रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का क्या सोया हुआ है? जन जन, मन मन, तन मन या फिर कण कण? तो रात्रि के समय में क्या सोया हुआ है? तो वो है इसका उत्तर कण कण जो है रात्रि में सोया हुआ होता है। प्रश्न नंबर 26। रात्रि के गहन अंधकार में क्या टिमटिमा रहे हैं? तारे, जुगनू, बिजली या फिर दिए? तो तारे टिमटिमा रहे हैं। प्रश्न नंबर 27। तारे क्या झपकाते हैं? मन, तन, आंखें या फिर चांद? तो झपकाना जो है ये प्रक्रिया जो है किससे जुड़ी हुई है? तो ये प्रक्रिया जो है आंखों से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि आंखों की पलकों को ही झपकाया जाता है। प्रश्न नंबर 28। कौन कवि को बदनाम करना चाहता है? परिवार के लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग या फिर देश के लोग? तो समाज के लोग ही जो है वो कवि को बदनाम करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 29। कवि किस कीमत को अदा करने की बात करते हैं? प्रेम की, शिक्षा की, भोजन की या फिर कपड़े की? तो वो एक कीमत अदा करना चाहते हैं, और वो किस चीज़ की कीमत अदा बात करते हुए नजर आते हैं? तो वो प्रेम की कीमत को अदा करते हुए नजर आते हैं, उसकी बात करते हुए नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 30। कवि किसको संबोधित करता है? माँ को, बहन को, भाई को या फिर प्रियतमा को? तो वो यहाँ पर प्रियतमा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 31। कवि किसका सौदा करने के लिए कह रहा है? घर का, खेत का, रिश्तों का या फिर प्रियतमा का? तो वो प्रियतमा का जो है यहाँ पर उसके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 32। कवि प्रियतमा की किस भावना का सम्मान करता है? पीड़ा की, खुशी की, प्रेम की या फिर आदर्श की? तो कवि जो है वो अपने प्रियतमा की पीड़ा की भावना का सम्मान करते हुए नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 33 लेते हैं। कवि को अपने प्रियतमा के साथ साथ किसका ख्याल है? परिवार, समाज, दुनिया या फिर देश? तो उसको प्रियतमा के साथ साथ दुनिया का भी ख्याल है। प्रश्न नंबर 34 लेते हैं। किसका तवाजुन कायम है? प्यार का, आदर्शों का, नियमों का या फिर फितरत का? तो यहाँ पर जो कवि ने बताया है वो ये कि फितरत का तवाजुन जो है अभी भी कायम है, और इसी किस तरीके से कायम है इसको उन्होंने अपनी गज़लों में और रुबाइयों में इसकी चर्चा की है। प्रश्न नंबर 35 लेते हैं। कवि किसकी चमक की बात कर रहा है? मोती, शेरों, हीरा या फिर तारों की? तो वो अपनी रचनाओं में जो है किसकी चमक की बात कर रहा है? तो वो शेरों की चमक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 36 लेते हैं। शराब की महफिलों में शराबियों को क्या याद आता है? जाम, प्रियतमा, शराब या फिर गज़ल? तो यहाँ पर कवि ने हमें बताया है कि शराब की महफिलों में शराबियों को क्या याद आता है? शराब याद आता है। प्रश्न नंबर 37 लेते हैं। रात गए फरिश्ते आकाश में संपूर्ण संसार का क्या खोलते हैं? पाप का अध्याय, पुण्य का अध्याय, धर्म का अध्याय या फिर अधर्म का अध्याय? तो पाप का अध्याय वो खोलते हैं। प्रश्न नंबर 38। फिराक किस पर सदके जाता है? गीत की आवाज़, मन की आवाज़, प्रेम की आवाज़ या फिर शायरी की आवाज़? तो शायरी की आवाज़ जो है फिराक उस पर सदके जाते हैं। तो शायरी की आवाज़ जो है उस पर वो सदके जाते हैं। प्रश्न नंबर 39। कवि अपनी गज़लों को किन के प्रति समर्पित करता है? मिर्ज़ा गालिब, मीर, मजरूह सुल्तानपुरी या फिर गुलाम अली? तो वो अपनी गज़लों को किसके प्रति समर्पित करते हैं? मीर के प्रति समर्पित करते हैं। प्रश्न नंबर 40 लेते हैं। फितरत कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी? पंक्ति में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान, उर्दू फारसी या फिर ब्रज भाषा? तो यहाँ पर उर्दू फारसी का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 41। गजल में किस रस का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार, करुणा, शांत या फिर वात्सल्य?
तो यहाँ पर कौन से रस का वर्णन किया गया है? श्रृंगार का। प्रश्न नंबर 42 लेते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। पंक्ति में भाषा कौन सी है? तत्सम, उर्दू फारसी बोलचाल की, या फिर तद्भव? तो यहाँ पर उर्दू फारसी का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 43 लेते हैं। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली आवाज़? पंक्ति में भाषा कौन सी है? तत्सम प्रधान, तद्भव प्रधान, उर्दू फारसी या फिर ब्रज भाषा? तो यहाँ पर जो है उर्दू फारसी का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 44। पठित गजल के अनुसार रात के सन्नाटे क्या कह रहे हैं? खामोश हैं, कुछ बोल रहे हैं, पसरे हैं, या फिर जाग रहे हैं? तो वो कुछ बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 45 लेते हैं। पठित गजल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं? तारे, बच्चे, सन्नाटे या फिर भूत? तो यहाँ पर कौन बोलते हुए नजर आ रहे हैं? सन्नाटे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 46 लेते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ तवाजुन का क्या अर्थ है? तराजू, राज्य, संतुलन या फिर स्थिरता? तो यहाँ पर तवाजुन जो है उसका अर्थ संतुलन से है, बैलेंस से है। प्रश्न नंबर 47 लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ फितरत का क्या अर्थ है? फितरत का क्या अर्थ होता है? भाग्य, समय, आदत या फिर पाखंड? तो आदत जो है उसके लिए फितरत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 48। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, यहाँ गर्दू का अर्थ क्या है? आकाश, भगवान, इंद्र या फिर धरती? तो यहाँ पर इसका अर्थ आकाश से है। प्रश्न नंबर 49 लेते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। अब यहाँ पे जर्रा जर्रा का क्या अर्थ है? जरा जरा, जरा सा, क्षण क्षण या फिर कण कण? तो यहाँ पर इसका अर्थ है कण कण। प्रश्न नंबर 50 लेते हैं। कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है? अकेले में हंसकर, अपने आप में बातें करके, अकेले में रोकर या फिर कविता रचकर? तो कवि जो है वो अकेले में रोकर अपने दुख को कम करते हैं। प्रश्न नंबर 51 लेते हैं। कवि को कौन बदनाम करते होंगे? कवि को कौन बदनाम करता है? समाज के कुछ लोग। समाज के कुछ लोग। प्रश्न नंबर 52। नौरस विशेषण का क्या अभिप्राय है? जो नौरस शब्द है इसका, इस विशेषण का क्या अर्थ है? नौरस का मतलब होता है नया रस। प्रश्न नंबर 53। कवि और उसकी किस्मत में क्या समानता है? तो कवि और उसकी जो किस्मत है उसमें यही समानता है कि दोनों एक दूसरे को रोते रहते हैं या फिर कोसते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को रोते और कोसते हैं। प्रश्न नंबर 54। मेरा पर्दा खोले हैं का क्या आशय है? यानी ये जो पंक्ति है इसका क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? मेरा पर्दा खोले का आशय होता है कि कवि के विरोधी जो है उसकी बदनामी कराते हैं। तो विरोधी बदनामी कराते हैं। प्रश्न नंबर 55। कविता में तू शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो उन्होंने उसको अपनी प्रेमिका के लिए या फिर प्रियतमा के लिए किया है। प्रश्न नंबर 56। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। प्रश्न नंबर 57। बदरुस्ती ए होशो हवास का क्या अर्थ है? बदरुस्ती ए होशो हवास मतलब विवेक के साथ। विवेक का मतलब क्या होता है? समझदारी। प्रश्न नंबर 58। पासे अदब का क्या अर्थ है? पासे अदब का अर्थ होता है लिहाज। प्रश्न नंबर 59। आलमे हुस्नो इश्क का क्या अर्थ है? तो आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ है सौंदर्य और प्रेम का जगत। का संसार। प्रश्न नंबर 60। आबोताब अशार का क्या अर्थ है? चमक दमक के साथ। चमक दमक के साथ। प्रश्न नंबर 61। अंजुमने मय का क्या अर्थ है? अंजुमने मय का अर्थ है शराब की महफिल। शराब की महफिल।
प्रश्न नंबर 62 लेते हैं। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह। प्रश्न नंबर 63, रिंद का क्या अर्थ है? तो प्रश्न नंबर 63 के अनुसार रिंद जो इस गजल और रुबाई में शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है शराबी। प्रश्न नंबर 64, बाबे गुनाह का क्या अर्थ है? तो वो बाबे गुनाह का अर्थ है पाप का अध्याय। प्रश्न नंबर 65, एजाज़े सुखन का क्या अर्थ है? एजाज़े सुखन का अर्थ है बेहतरीन साहित्य शायरी। प्रश्न नंबर 66, शब का क्या अर्थ है? तो शब का मतलब होता है रात। प्रश्न नंबर 67, रंगोबू कहाँ उड़ जाने को अपने पर तौल रहे हैं? तो रंगोबू जो है वो गुलशन में उड़ जाने को अपने पर तौल रहे हैं। प्रश्न नंबर 68 लेते हैं। शब में सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मानवीकरण। शब में यानी रात में सन्नाटे कुछ, सन्नाटा जो कि शांत होता है और फिर उसमें कुछ बोला जा रहा है, बोलने की प्रक्रिया जो है इंसानी प्रक्रिया है, तो फिर ये यहाँ पर मानवीकरण, प्रकृति में मानवीकरण अलंकार आ जाता है। प्रश्न नंबर 69, प्रेम का सौदा करने वाले क्या हो जाते हैं? जो लोग प्रेम का सौदा करते हैं वो दीवाने हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 70, शायर के पास किसके गम का पासे अदब है? शायर के पास किसके गम का पासे अदब है? तो वो है अपनी प्रेयसी के गम का, प्रेयसी के गम का। प्रश्न नंबर 71, शायर किस प्रकार रोता है? तो शायर सबसे अपने दर्द को छिपाकर, छुप छुप कर रोता है, छिपाकर और छुप कर रोता है। प्रश्न नंबर 72, किसमें भी प्रकृति का संतुलन कायम है? तो प्रकृति का संतुलन जो है वो प्रेम और सौंदर्य के संसार में अभी भी कायम है, प्रेम और सौंदर्य के संसार में। प्रश्न नंबर 73, प्रेम की प्राप्ति कितनी मात्रा में होती है? यानी वो क्या उस अमाउंट को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल होती है या अनकाउंटेबल होती है, या क्या उस मात्रा को नापी जा सकती है? तो प्रेम की प्राप्ति कितनी मात्रा में होती है? तो प्रेम की मात्रा जो है, जितनी मात्रा में हम खुद को खोते हैं, हम उतनी ही मात्रा में प्रेम की प्राप्ति भी हमें होती है। जितना स्वयं को खोते हैं उतनी मात्रा में पाते हैं। प्रश्न नंबर 74, शायर के शेरों में चमक का क्या कारण है? तो जो शायर हैं उनके जो शेर हैं उसमें चमक के क्या वजह होती है, वो उसमें चमक क्यों होती है इतनी? तो उसमें चमक का कारण जो है वो, शायर के शेरों में चमक का कारण जो है शायर का दुख होता है। प्रश्न नंबर 75, शायर को किसकी याद आ रही है? तो शायर को अपनी प्रेयसी की याद आ रही है। प्रश्न नंबर 76, लोग किस बात पर हैरान हैं? लोग इस बात पर हैरान हैं कि फिराक इतनी बेहतरीन शायरी कैसे कर लेता है। कैसे कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 77, तुम भी आंखें रखो हो, पंक्ति में तुम कौन हो? तुम कौन है यहाँ पर? यानी जो तुम भी आंखें रखो हो, इस पंक्ति में जो तुम शब्द है, ये तुम यहाँ पर कौन है? ये तुम जो है इसमें आलोचक है। आलोचक कौन? जो आपकी बातों में कमियां ढूंढे और फिर उसको डिफाइन भी करे। प्रश्न नंबर 78, शायर को किस लिए बदनाम किया जा रहा है? शायर को उसके प्रेम के लिए बदनाम किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 79, कलियों के खिलने पर क्या होता है? तो कलियों के खिलने पर खुशबू जो है चारों ओर फैल जाती है।
प्रश्न नंबर 80, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब ये तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे हैं, तो इसमें जो अलंकार है वो है मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न नंबर 81, रात का समय कैसा होता है? तो रात का जो समय है वो शांत होता है और तारे टिमटिमा रहे होते हैं। पर्दा शब्द का क्या अर्थ है? पर्दा शब्द का अर्थ है रहस्य। पर्दा रखना मतलब रहस्य रखना। प्रश्न नंबर 83, समाज की नज़रों में पागल कौन होता है? समाज की नज़रों में पागल जो है वो प्रेमी होता है। प्रश्न नंबर 84, कवि चुपके चुपके क्यों रोता है? यानी छुप छुप के कवि क्यों रो रहा है? तो वो अपने दुख को छुपाता क्यों है? तो इसका जो अर्थ है वो ये कि उपहास से बचने के लिए। कोई भी कवि हो, प्रेमी हो, जो भी है, कोई भी अगर छुप के रो रहा है तो आम जीवन में कहा जाता है वो इंट्रोवर्ट है, या फिर लोग उसका मजाक ना बना दे, उस मजाक से बचने के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो ऐसा सबके साथ है कि उपहास से बचने के लिए व्यक्ति जो है अपने दुख को सबसे शेयर नहीं करता और छुप छुप के अपने दुख को जो है, अपने गम को सहता रहता है। प्रश्न नंबर 85, बैतों का क्या अर्थ है? तो बैतों का जो है अर्थ वो है शेर। प्रश्न नंबर 86, आंख रखना का भाव स्पष्ट कीजिए। आंख रखने का मतलब होता है मर्म को जानना, यानी आप अपनी आंखें कहीं गड़ा के बैठे हुए हैं, एकदम आप फोकस्ड हैं। तो फोकस्ड का मतलब क्या है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से जान जाएंगे फोकस होने की वजह से। तो आंख रखने का मतलब क्या है? आम जीवन में अगर आप अपनी किसी भी बात पर आंख रख रहे हैं, यानी उस बात को तह तक जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मर्म को जानना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गज़ल और रुबाइयाँ पार्ट से जो है ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर पूरे के पूरे 86 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें आपको कुछ MCQs मिले हैं और कुछ जो है वन वर्ड क्वेश्चंस मिले हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकते हैं और यूज़फुल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर से रिलेटेड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर, देन आपको MCQs और वन वर्ड मिल रहे हैं। और इतने सारे जो इतना सारा कंटेंट जो है एक ही चैप्टर से रिलेटेड अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका जो है किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छा बनाने में ये बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। इसीलिए चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस से अपडेट करता रहेगा टाइमली, अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखते हैं। और इसी तरीके से अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो रही है या फिर पसंद आ रही है, तो इसे ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।